नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के नाम से भी जानते हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक बने हैं अलग अलग एग्जामों में, या आपका रेलवे हो या स्टेट पीसीएस हो या आपका एसएससी हो या अदर स्टेट एग्ज़ाम है दोस्तों, उनसे संबंधित हम लोग सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। पार्ट 1 में आपको इससे संबंधित थ्योरी वाले पार्ट को हम लोग पढ़ा चुके थे, जिसमें आपको बताए थे कि जो कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच में किया गया है। सारी चीज़ों की जानकारी हम दे चुके हैं दोस्तों। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। मतलब कि जो कैग की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तब बताया था कैग का जो पद है 148 में, अनुच्छेद 148 में उल्लेख किया गया है, और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है, तो अनुच्छेद आपका 148। अगर बात करेगा इनको हटाया कैसे जाता है, तो हटाने का प्रावधान दोस्तों, इन पर सामाजिक कदाचार का आरोप लगता है, संसद में क्या होता है, ये प्रस्ताव पास होता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से इनकी प्रक्रिया दोस्तों होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर कैग है, क्या किए, कैग ने भारत सरकार संबंधित जो भी वित्तीय लेखा रिपोर्ट तैयार किया, तो उस रिपोर्ट को सबसे पहले किसको सौंपता है, तो वो सबसे पहले दोस्तों किसको सौंपते हैं, वो दोस्तों जाकर देते हैं राष्ट्रपति को। अगर भारत सरकार से संबंधित जो भी वित्त लेखा प्रतिवेदन तैयार करते हैं, वो किसको जाकर देते हैं, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको संसद के समक्ष दोस्तों क्या करते हैं, रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वही अगर राज्य स्तर की बात कर लें, राज्य का जो भी लेखा रिपोर्ट तैयार करेगा कैग, तो किसको सौंपेगा, वो राज्यपाल को सौंपेगा, और राज्यपाल क्या करेंगे दोस्तों, विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बात करते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। मतलब कैग का जो कार्यकाल होता है कितना होता है दोस्तों, तो ये 6 वर्ष का होता है। हम बताएं तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उनका वही क्या होता है, कार्यकाल होता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा है। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होते हैं, बिल्कुल। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होने के बाद वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। कैग बता दिए थे थ्योरी क्लास में कि जो भी कैग के अधिकारी जो मतलब पद पर बैठते हैं, तो अगर वो रिटायर करने के बाद वो किसी प्रकार का, वो सरकारी हो या किसी भी संस्थान में, वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेवा नहीं दे सकते हैं, ये भी सही है। उनका राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये दोस्तों गलत है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत मतलब पद से हटा नहीं सकते हैं, राष्ट्रपति बस चुनते हैं। हटाने की जो प्रक्रिया पूरी होती है कहाँ होती है, संसद में दोस्तों पूरी होती है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किनके समान होती है। हम बताए थे इनके बराबर होती है, किनके समान होते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दोस्तों हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया द्वारा कैग को भी दोस्तों हटाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी है। जो भी प्रतिवेदन लेखा रिपोर्ट तैयार किए, राष्ट्रपति को दिए, राष्ट्रपति संसद के पास रखा, तो अंतिम टीका टिप्पणी कौन कर रहा है, अंतिम रूप से उसे विचार विमर्श कौन कर रहा है दोस्तों, तो संसद कर रहा है। कौन कर रहा है, संसद कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। कैग रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट किसको सौंपा, दिया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ रखे, राष्ट्रपति रखे संसद के पटल पर, वहीं पर क्या होता है, तो उस पर अंतिम रूप से विचार विमर्श होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति के बैठकों में उपस्थित रहता है। एक संसद की दोस्तों एक वित्तीय समिति होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति है। तो लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इसमें दोस्तों कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें से 15 आपके होते हैं लोकसभा के और 7 दोस्तों होते हैं आपके राज्यसभा के। इनका जो दोस्तों अध्यक्ष होते हैं विपक्ष पार्टी के नेता होते हैं, उनका कार्यकाल दोस्तों क्या होता है, 1 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा।
आगे हम लोग बात करते हैं जो लोक लेखा समिति के बैठक में उपस्थित रहता है, कौन उपस्थित रहता है? तो दोस्तों ये आपका भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग जो होते हैं दोस्तों, क्या करते हैं उनके बैठक में दोस्तों उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ये लोक लेखा समिति और जो कैग होते हैं दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं? पथ प्रदर्शक, जिसको मार्गदर्शक भी हम लोग दोस्तों कहते हैं, गाइड मित्र भी हम दोस्तों बोलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है, मतलब कि कौन सा कार्य करते हैं, बता दिए। वित्त से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने का काम कौन करते हैं? आपके कैग करता है, या वो राज्य का हो या आपका केंद्र का हो या स्थानीय स्तर के जो भी स्थानीय निकाय हैं उनका भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेश पर वो काम कर सकते हैं। तो ये कर्तव्य का उल्लेख किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 149 में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। 148 पद और 149 में कर्तव्य के बारे में बात किया गया। आगे बात करते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। किसका मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है? तो बता दिए थे लोक लेखा समिति के दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन तो बताना है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया। मतलब इनके कार्यों को सीमित कब किया गया था? तो इनको कार्य को सीमित करने का दोस्तों काम 1976 में किया गया था। 1976 में 1971 में दोस्तों एक रिपोर्ट आता है, उसके द्वारा क्या होता है, इनके कार्य को सीमित कर दिया गया कि वो सरकारी काम काजों को ही दोस्तों क्या करेगा? कैग देखेगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, यह देखिए यहाँ पर दिया है अगला। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के लिए उत्तरदायित्वों से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था, बता दिए। मतलब इनके कार्य को दोस्तों सीमित किया गया था। तो ये 1971 के द्वारा कब किया गया था? तो 1976 में दोस्तों ये किया गया था। एक प्रक्रिया कब पूरी थी? 1976 में हुई थी। आगे हम लोग बात करते हैं आपके कि राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है। मतलब जो राज्य के वित्त जो रिपोर्ट है तो उसकी जांच दोस्तों कौन करता है? तो वही कैग करता है। कौन करता है? कैग। तो यहाँ कैग तो दिया है नहीं दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? जो लोक निधि होते हैं उनके अभिभावक कौन होते हैं? तो उनके गार्जियन दोस्तों होते हैं आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत के होते हैं वही होते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, वो क्या काम करते हैं? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका संबंध किससे है? तो लोक वित्त से है, मतलब वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों कैग का काम। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लोक वित्त संरक्षक के रूप में ये काम करते हैं। जो भी सार्वजनिक धन होता है दोस्तों उसका ये संरक्षक होते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है वो तो हम लोग PCS देख लिए। अब यहाँ शुरू होता है दोस्तों CGL में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित, SSC में जो पूछा गया है। बात करते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्ययों की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मतलब कि राज्य सरकार, भारत सरकार क्या प्राप्त कर रहा है, क्या खर्च कर रहा है, उस सभी चीज़ों की जो जांच करने का काम करता है कौन करता है दोस्तों? तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक करते हैं, जो भारत के होते हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है वो किसका उपबंध करता है, किसके बारे में बताता है? तो वो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के बारे में दोस्तों बताता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। मतलब किससे संबंधित है? बता दिए थे 148 उनके पद से, किनके पद से? तो कैग के पद से संबंधित है। और 149 उनके कर्तव्य से। जहाँ पर आपको कर्तव्य दिख रहा है दोस्तों वही आपका आंसर होगा। देखिए, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो उसका प्रमुख कौन होता है? तो जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं दोस्तों वही क्या होते हैं? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों की आय एवं व्यय लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम बता दिए, राज्य का, केंद्र का, केंद्रशासित प्रदेश हो या स्थानीय निकाय हो, सभी का लेखा परीक्षण
करने का काम कौन करता है? तो ये काम करने का काम करता है आपका कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो कैसा लगा क्लास दोस्तों? जितने संपूर्ण कैग से जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सही प्रश्नों को हम लोग बता चुके हैं इस क्लास में। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर हो या आपके पास कोई भी एमसीक्यू का बुक हो तो उसमें ये चैप्टर निकाल के आप आसानी से दोस्तों लगा सकते हैं। थ्योरी वाले पार्ट को देख लीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और आसानी से यहाँ पर जब इसको देखिएगा तो सब आपका जितने भी परेशानियाँ दोस्तों वो दूर हो जाएगी। आसानी से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो दोस्तों हमें वो भी बता दीजिएगा, और अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि आपके भाई बंधु को भी दोस्तों सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। तो जीएस का पोर्शन ही क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है एग्जाम में, बहुत अच्छा रोल निभाता है। अगर अच्छा स्कोर कीजिएगा तो आपका रिजल्ट दोस्तों बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।